आज हम शुरू करने जा रहे हैं सौरमंडल, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ये चैप्टर तो तैयार हो जाइए और इसे हम जल्द खत्म करेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो ज़्यादा मतलब अध्याय तो ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे-छोटे टॉपिक हैं तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी से जो है मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? पृथ्वी से जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है ना? को सबसे पहले किसने देखा? तो वो देखने वाले और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने। गैलीलियो जो थे वो देखे थे। अब चलिए गैलीलियो की बात करते हैं, तो इनका पूरा नाम अगर हम जानते हैं तो गैलीलियो गैलीली नाम है। क्या नाम है? गैलीलियो गैलीली नाम है। ने क्या किए थे 1610 ईस्वी में? गैलीलियो गैलीली ने जो है 1610 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, जिसे मंदाकिनी आकाशगंगा को देखा। आकाशगंगा असंख्य, ठीक है, असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। अब वो बोलते हैं, गैलीलियो बोलते हैं कि आकाशगंगा जो है वो क्या है? असंख्य तारा है, मतलब उसमें बहुत सारे तारा हैं और एक विशाल पुंज है, मतलब बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो विशाल होगा कि नहीं होगा? अब ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। ब्रह्मांड जो है असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप माना जाता है। हम मानते हैं आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का, स्टार का विशाल पुंज है और ब्रह्मांड जो है असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। समझ गए? आकाशगंगा में असंख्य तारा है, इसलिए आकाशगंगा है। और ब्रह्मांड क्यों कहलाया? क्योंकि उसमें असंख्य आकाशगंगाओं को सम्मिलित किया गया ब्रह्मांड में, इसलिए ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्स हो गया। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दूध मेखला, क्या कहते हैं? दूध मेखला, जिसे मिल्की वे कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी मंदाकिनी को मंदाकिनी कहिए, हमारी जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी कहिए या मिल्की वे कहिए, इस नाम से जाना जाता है। तो आपसे भूलना नहीं है। आगे बढ़ें। चलिए दूसरा प्रश्न की हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए? तो ये संबंधित जो भी होगा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे कहते हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से होगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये हम जानते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत का? महाविस्फोट सिद्धांत का, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जॉर्ज लेमेतेयर हैं। कौन है? लेमेतेयर जी हैं। चलिए, लेमेतेयर ने वर्ष 1927 में किया था। महाविस्फोट सिद्धांत का अगर पूछे, ईयर्स पूछ देगा तो आप बताइएगा 1927 में। कौन किए थे? तो जॉर्ज लेमेतेयर किए थे, ये बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सिद्धांत? महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि लगभग 15 अरब, कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। ठीक है, किस रूप में था? एक बिंदु के रूप में था। 15 अरब वर्ष पूर्व की बात हो रही है, समझ गए? जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। एक समय के बाद क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय कण जो है अंतरिक्ष में फैलने लगे, जिससे धीरे धीरे तारों एवं ग्रहों, मतलब स्टार एवं प्लानिट का निर्माण हुआ। समझ गए? मतलब स्टार का भी निर्माण हुआ और प्लानिट का भी, ग्रहों का निर्माण हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारा कहिए, वे खगोलीय पिंड पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। धूमकेतु जो होता है, या धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारे कहिए, ये जो होता है खगोलीय पिंड होता है। और खगोलीय पिंड होता है जो कि सूर्य से दूर है, सन से दूर, ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि खगोलीय पिंड में देखा जाए तो आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड को कहा जाता है खगोलीय पिंड। अब यहाँ पे सुनिए, ए
ए मतलब धूमकेतु। धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारे कहिए। तो धूमकेतु लंबी, धूमकेतु क्या होता है? लंबी होता है। पुच्छल तारा तो लंबी होगा, किंतु अनियमित है। अनियमित कहिए या असमकेंद्रित कहिए। अनियमित कहिए या असमकेंद्रित। कक्षा में क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? अपने कक्षा की अगर बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? धूमकेतु। आपसे पूछेगा धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चौथे प्रश्न की बात करें, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है। अब चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अर्धचंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के संदर्भ में जो है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है समकोणीय मतलब 90 डिग्री होती है। समकोणीय होती है मतलब 90 डिग्री का होता है। सूर्य और चंद्रमा में स्थित होता है। तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो अगर बोल दे पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात करें अर्थ के संदर्भ में तो क्या होता है? समकोणीय होता है जब अर्धचंद्र ग्रहण लगता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है सौर प्रणाली कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सौर प्रणाली नहीं है। धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है और ग्रह है। तो कौन नहीं है? तो निहारिका जो है आपका क्या है? सौर प्रणाली नहीं है। ब्रह्मांड जो है असंख्य आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप है। सही बात है। आकाश गंगा जो है तारों से मिलकर बना है और बहुत सारा जो आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बना है, ये हम जानते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा का अगर औसतन पूछे, एवरेज पूछे तो 100 बिलियन तारे हैं। 100 बिलियन तारे हैं सब में, प्रत्येक आकाश गंगा में, ये जान लीजिए। जिनका निर्माण जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम के संघटक निहारिकाओं से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बदलाव से हुआ है। इस प्रकार ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्का पिंड हो गए, संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। छठा प्रश्न जानिए, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या बताइए। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या बताइए। तो ग्रह तो हमारे 8 हैं, ये हम जानते हैं। पहले 9 था, अब 8 हो गया, बीच में खाली 9 हुआ था। तो देखिए, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किए जाने के पश्चात जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 8 ग्रह है, जिसमें से बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो ये आपको एक तरफ कर दीजिए 4 को, और 4 और याद रखिए बड़े-बड़े, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो कि दूर है ना? तो याद रखना है 8 ग्रह कौन-कौन है भाई? तो बुध जी हैं, शुक्र जी हैं, पृथ्वी जी हैं, जिस पे हम रहते हैं, और एक मंगल जी हैं, जिसमें मंगल पे फ़िल्म भी बन चुका है। और बृहस्पति जी भी हैं, शनि जी हैं, जो कि शनि जी बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अरुण जी हैं और वरुण जी हैं, ये समझ गए। तो 8 ग्रह हमारे हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अंदर कर दीजिए, अब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहर कर दीजिए, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। सोचिए, वेस्ट से ईस्ट की ओर परिक्रमा करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। कौन? जितने भी ग्रह हैं। लेकिन शुक्र और अरुण जो है, शुक्र मतलब वीनस और अरुण जो है, वो क्या करता है कि सूर्य की परिक्रमा उल्टा दिशा में करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर करता है। बस इतना ध्यान रखना है। मतलब 8 में से 2 ग्रह जो हैं आपके, मतलब टोटल 6 ग्रह जो है आपको वेस्ट ईस्ट करेगा, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर करेगा परिक्रमा। लेकिन 2 जो हैं शुक्र और अरुण जी, याद रखना है वो उल्टा काम करेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न की बात करते हैं। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। तो सौर प्रणाली के अगर बात करें 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। 4 सबसे बड़े, तो बड़े में अगर देखा जाए तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा है, फिर हमारे शनि है, अरुण है और वरुण है। तो यही तो आंसर होंगे। क्यों होंगे? मैंने बोला था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को अंदर कर दीजिए, क्योंकि अंदर करिएगा तो ये छोटे-छोटे बेचारे हैं, तो अंदर ही रहेंगे। और बड़े-बड़े लोग बाहर की ओर रहते हैं, बाहर निकले रहते हैं, है ना? छोटे लोग बेचारे घर में रहेंगे और बड़े लोग बाहर घूमते रहते। 8 है, 8 में से 4 बाहर, 4 अंदर। हमारी सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। मैंने आप बोला कि 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह तो आप ऐसे मुँह पे याद करिए भाई कि बुध हैं, शुक्र हैं और
हमारा पृथ्वी जो है, मंगल है। ये 4 हमारे भाई छोटे-छोटे भाई हैं। फिर हमारे 4 और हैं जो कि बड़े हैं, जो कि बाहर की ओर रहते हैं। बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण हैं, वरुण हैं। ये याद रखिएगा। जो कि आप देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हो गए हमारे बड़े। उसके बाद हमारा पृथ्वी आ जाता है 5वें नंबर पे। बड़ा चल रहे हैं, ठीक है? बड़ा से छोटा की ओर चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति जी हैं। उसके बाद हमारे शनि जी हैं, फिर अरुण जी हैं और उसके बाद वरुण जी हैं। ये हमारे 4 बड़े भाई हो गए। 4 बड़े भाई के बाद 5वें बड़े भाई अगर पूछे तो हमारा पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर छठा पूछे तो शुक्र बता दीजिएगा, 7वां पूछे तो मंगल और सबसे छोटा बेचारा छोटा-सा है, वो हमारा बुध है, जो कि सबसे छोटा ग्रह माना जाता है बुध, जो कि मरकरी कहते हैं, ठीक है? जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह भी माना जाता है। बेचारा छोटा है तो रहेगा घर के आस-पास, तो सूर्य के निकट ही रहेगा। किसकी बात करें? 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए, आकाशगंगा गैलेक्सी जिसे बोलते हैं, वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो बताइए इसमें कैसे, किस रूप में की गई है? ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किया गया है। सर्पिला आकाशगंगा के रूप में किया गया है। गैलेक्सी बोलिए या आकाशगंगा बोलिए, सर्पिला आकार का है, ठीक है? अब चलिए जानते हैं। आकाशगंगा जो है जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, अनेक आकारों प्रकारों में जो है दृश्यगत होती है। दृश्यगत मतलब दिखती है। परंतु संरचना के आधार पर अगर हम बात करें, उसकी संरचना मतलब ढांचे के आधार पर बात करें, तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन? हमारा आकाशगंगा गैलेक्सी। सबसे पहले तो अंडाकार जैसा होता है, दूसरा होता है सर्पिलाकार होता है और एक होता है आपका तीसरे नंबर का अनियमित आकार का होता है। तो 3 रूप में होता है। अगर आपसे तीनों में से तीनों ऑप्शन रहे तो अंडाकार हो, सर्पिलाकार हो या अनियमित हो, ये सब होंगे। नहीं तो इस 3 में से एक देगा ऑप्शन में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। अब देखिए आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो कि लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। 11 बिलियन वर्ष पुरानी मानी गई है, जो अभी खोजा गया है हाल ही में, याद रखना है। तो जो खोजा गया है उसका नाम नाम जो है दिया गया है, उसका नाम नाम जो है क्या है सुनिए। तो A1689 B11 याद रखना है, B11 ठीक है। कौन सी आकाशगंगा खोजी गई है? तो A1689 B11 आकाशगंगा खोजी गई है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी और वेनस का कोई उपग्रह नहीं होता है। नहीं होता है, चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, बुध व शुक्र का कोई उपग्रह मतलब सैटेलाइट नहीं है। कोई उपग्रह ही नहीं है, सैटेलाइट ही नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है, आप जानते हैं। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। सबसे निकट ग्रह भी माना जाता है और सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है बुध। शुक्र जो है, जिसे वीनस बोलते हैं, सूर्य से दूसरा निकटतम या निकटवर्ती ग्रह माना जाता है, जो कि सूर्य की अगर एक परिक्रमा करना हो तो 225 दिन में करता है। कितने दिन में? 225 दिनों में पूरा करता है। कौन? वीनस मतलब शुक्र। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? कहना है कि ये जो डिमोस है ये नहीं है। क्यों डिमोस नहीं है? ये मंगल का है, ये जान लीजिए। फिबोस और डिमोस ये जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति मतलब जुपिटर। जुपिटर के 95 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। सोचिए 95 उपग्रह हैं, जिनमें आयो बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यूरोपा बहुत फेमस है, आयो यूरोपा बहुत फेमस है, कैलिस्टो बहुत फेमस है, गैनीमीड आदि जो है प्रमुख उपग्रह हैं। जबकि फोबोस, याद रखिए, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो कि सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह माने जाते हैं। सबसे छोटे उपग्रह माने जाते हैं, सैटेलाइट माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 11वां प्रश्न है कि केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का जो वर्ग है के बराबर है, तो किसके बराबर है बताएंगे? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। चलिए जानते हैं। तो देखिए
खगोल विज्ञान में जो है केपलर की ग्रहीय जो गति है 3 नियम है। 3 नियम है तो कौन-कौन है तो सुनिए। पहला नियम है देखिए, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, केपलर के अनुसार है, तथा सूर्य जो है इनके केंद्र में स्थित है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह की गति बता रहे हैं केपलर जी। और सबसे बड़ी बात कि दीर्घवृत्ताकार है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी जान लीजिए। दूसरा देखिए, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान जो है समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा है केपलर के अनुसार कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग जो है अर्ध दीर्घ अक्ष, याद रखिए सेमी मेजर एक्सिस, क्या है एक्सिस के घन के जो है समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होती है। 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी जो है सबसे अधिक है? तो वो वरुण का सबसे अधिक दूरी है, क्योंकि वरुण जो है हमारा अंतिम है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। तो हम बताए थे कि 4 अंदर हैं भाई साहब, छोटे वाले भाई साहब अंदर रहेंगे और 4 बड़े रहेंगे, बड़े वाले भाई बाहर रहेंगे। तो बड़े में कौन-कौन थे आगे ये याद रखिए। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण जी सबसे अंत में हैं, तो बेचारे सबसे बड़े हो गए अंत में। तो ये हमारे खगोलीय पिंड से सबसे दूर हो गए। 8 ग्रहों में सबसे दूर ये माने जाते हैं। अब बुध जी और शुक्र जी, अब पृथ्वी जी और मंगल जी, ये 4 जो भाई हैं बेचारे अंदर रहते हैं, छोटे हैं इसलिए। समझ गए? तो ऐसे याद रखिएगा, जिसमें वरुण क्या है सबसे दूर हो जाएगा क्योंकि अंतिम छोर पे है। इस प्रकार सौर मंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी से वरुण जो है की दूरी अगर बोले तो सबसे अधिक है। तो आपसे अगर पृथ्वी से पूछ दे तो समझ जाइए, अनुमान लगाइएगा कि हम जहाँ पृथ्वी पर रहते हैं वहीं से अनुमान लगाएँगे वरुण जी का दूरी। तो सबसे दूरी में अगर देखिए अंतिम छोर पे वरुण है, तो वरुण मतलब नेपच्यून। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, ये भी होता है, वरुण की जगह पे नेपच्यून दे देगा तो याद रखना है। ये समय के अनुसार हम बताएँगे। तो वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो पृथ्वी का नेपच्यून से दूरी याद रखिए सबसे अधिक है 8 ग्रहों में से। और याद रखेंगे कि कितना अरब किमी है? तो 4.495 मतलब 4.495 अरब किमी है। 13वां प्रश्न है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, वो होगा बी। सूर्य के द्रव्यमान का जो है 1000वां भाग होगा। 1000वां भाग बोला रहा है। क्या बोल रहा है? 1000वां भाग बोल रहा है। सुनिए, बृहस्पति का द्रव्यमान अगर बात करें, द्रव्यमान मतलब मास, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति जो है, जैसे जुपिटर बोलते हैं, का द्रव्यमान अगर बोले तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। कितना गुना है? 318 गुना। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, हम जानते हैं। अब बृहस्पति का मतलब जुपिटर का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है? पृथ्वी की अगर तुलना में करें तो 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह को भेजा है। किसको भेजा है? जूनो सैटेलाइट को भेजा है, जूनो उपग्रह को भेजा है। कौन भेजा है? नासा ने। किसके बारे में? तो जुपिटर के ग्रहों के बारे में अध्ययन के लिए। बात करते हैं हम 14 प्रश्न का। 14 प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछे आपसे तो हम बताएंगे शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह अगर बोले तो हम शुक्र को बताएंगे। तो शुक्र जो है जिसे हम वीनस बोलते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है। क्या है? समीप स्थित ग्रह है शुक्र, पृथ्वी के समीप माना जाता है। सही बात है, बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे आते हैं, है ना, अर्थ आते हैं। इसलिए यह जो है पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बीच सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसलिए पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर बात करें तो सबसे चमकीला अगर दिखाई दे तो वीनस ही दिखाई देता है, शुक्र ही दिखाई देता है। इसे शाम का तारा मतलब इवनिंग स्टार, किसको? शुक्र को, वीनस को। सुबह का तारा मतलब भोर का तारा कहिए या सुबह का तारा कहिए या मॉर्निंग स्टार कहिए, भी कहते हैं किसे? वीनस को, शुक्र को। क्लियर हो गए? 15वां प्रश्न क्या है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाएगा। तो देखिए, रात्रि में आकाश में दिखने वाले तारों के विभिन्न समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, वो तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है?
तो पृथ्वी के सबसे निकट अगर पूछे कौन सा तारा स्थित है, तो हम बताएँगे कि ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या है? स्टार है। आगे चलिए, सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है, ये हम जानते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अगर पूछे कि पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तिमान तारों की सूची इस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि पृथ्वी से 10 और भी हैं, सर्वाधिक जो है निकटतम तारों की सूची है। जैसे देखिए, अल्फा सेंचुरी क्या है? आगे तो ये जान लीजिए स्टार है, पृथ्वी से दूरी मतलब प्रकाश वर्ष के हिसाब से बताया जाता है। और फिर तारा है और पृथ्वी से दूरी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब दूरी इकाई में। अल्फा सेंचुरी जो है क्या है? स्टार है, मतलब तारा है। इसकी दूरी अगर पूछे पृथ्वी से तो 4.3 है। बस इतना जान लीजिए। अगर पूछे कि दूसरा कौन है तो साइरस है। क्या है? साइरस है। साइरस क्या है? ये भी स्टार है, तारा है। साइरस जो है इसकी अगर दूरी पूछे तो 8.8 है। तीसरे नंबर पे है आपका, तीसरे नंबर पे क्या है? प्रोसिऑन है। प्रोसिऑन है। तो प्रोसिऑन जो है ये जो है 11 जो है प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं, 11 वर्ष दूरी बोल सकते हैं। ज़्यादातर प्रकाश वर्ष बोलिएगा। चौथे नंबर पे है बेगा। बेगा जो है 26 प्रकाश वर्ष में है। मतलब पृथ्वी से दूरी अगर बोले तो प्रकाश वर्ष में बताइएगा तो 26 बताइएगा। पाँचवां है आर्कट्स। पृथ्वी से दूरी अगर बोले तो 36 प्रकाश वर्ष में है। ठीक है? तो आर्कटस जो है स्टार है, जो कि पृथ्वी से दूरी है कितना? तो 36। समझ गए? छठे नंबर पे जो आता है स्टार तारा वो है कपेला। कपेला एक स्टार है। ठीक है? इसकी अगर बात करें प्रकाश वर्ष में तो 46 प्रकाश वर्ष है। 46 प्रकाश वर्ष की दूरी है। किससे? पृथ्वी से। ऐसे याद रखिएगा। 7वें नंबर पे जो स्टार आता है पृथ्वी की दूरी के हिसाब से तो वो है कैनोपस। कैनोपस जो है इसकी अगर बात करें दूरी तो 98 है। समझ गए? 0.0 है। किससे? पृथ्वी से दूर है। 8वें नंबर का जो स्टार है जो कि पृथ्वी से दूरी की अगर बात करें तो ये जो है अकरन अकर नर कर दीजिएगा। अकर नर एक स्टार है जो कि पृथ्वी से अगर दूरी पूछे प्रकाश वर्ष में तो हम बताएंगे 114.0 है। 114 पॉइंट प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी से दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष में बताना है, तो आपको याद रखना होगा। अब देखिए सबसे अगर बात करें 9वें प्रश्न पे तो ये भी एक स्टार है जो कि पृथ्वी से दूरी कितना है? 300 का। 300 प्रकाश वर्ष की दूरी है। तो कौन है वो? नाम उसका बताइए स्टार का। तो उसका स्टार का नाम है बेटेलगीज। बेटेलगीज। ठीक है? तो बेटेलगीज एक स्टार है जो कि पृथ्वी से दूरी अगर पूछे आपका प्रकाश वर्ष में तो 300 बताइएगा। ये लास्ट जो 10 है जो कि हमारे पृथ्वी से दूरी बताया जाता है लगभग निकटतम ही माना गया है इतना। समझ गए? तो ये जो है रीजल। रीजल एक स्टार है, मतलब तारे हैं जो कि 900 प्रकाश वर्ष में दूरी में है। मतलब पृथ्वी से दूरी है 900 प्रकाश वर्ष में। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो वो है हमारा शुक्र। वो हमारा क्या है? शुक्र है। सौर मंडल में जो है शुक्र ग्रह की जो है पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, ये जान लीजिए। सौर मंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है क्योंकि इसका जो है आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के लगभग समान होते हैं। आकार में भी पृथ्वी के समान होगा विनश, याद रखना है। घनत्व के मामले में भी हमारा जो है विनश समान है, द्रव्यमान के मामले में भी और व्यास के मामले में। तो जुड़वा बहन तो हो गया ना, पृथ्वी के लगभग समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन मतलब ट्यून सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह बताइए है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? बताइए कौन है? तो वो है अरुण। कौन है? अरुण है। ठीक है, अरुण है मतलब यूरेनस है, आप जानते हैं। तो देखिए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछे तो अरुण, अरुण का ही नाम है यूरेनस इंग्लिश में। तो हो सकता है अरुण की जगह पे यूरेनस दे दे, तो गलत नहीं करके आइएगा। दोनों का अर्थ जान लीजिए, अरुण को ही यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। इसका औसत तापमान अगर बोले लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 224 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 224 डिग्री सेल्सियस होता है। अरुण ग्रह पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पृथ्वी की तुलना में 1 कितना है? 1/1400 गुना है। 1400 गुना बोलिएगा। इसी कारण यह जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है यूरेनस मतलब अरुण।
अरुण के ग्रह से, तो आप सोचिए कि सबसे ठंडा होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं दूरी पे भी है। और सूर्य से इस ग्रह की अगर दूरी बात करें, सूर्य से अगर इस ग्रह की मतलब यूरेनस अगर ग्रह की बात करें, दूरी की बात करें, तो लगभग 3 अरब किमी है। यह सूर्य की एक परिक्रमा जो है 84 ईयर्स में करता है। 19वां प्रश्न को हम ध्यान से सुनेंगे। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह मतलब यूरेनस की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, विलियम हर्शल। अब चलिए विलियम हर्शल हैं तो चलिए जानते हैं। तो देखिए अरुण जिसे यूरेनस के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है। ग्रह का खोज अगर बात करें तो 1781 में मतलब 1781 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, विलियम हर्शल ने किए थे। यह हमारे सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कितना है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है हमारे सौरमंडल का। इसके चारों ओर अगर बात करें तो 9 वलय हैं। क्या वलय हैं? 9 वलय हैं। ये ध्यान रखना है। 9 वलय हैं मतलब रिंग है, 9 रिंग है। किसके? अरुण के मतलब यूरेनस के चारों ओर। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ये हम जानते हैं। तो जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है? और अल्फा का भी जानते हैं, बीटा का भी जानते हैं और गामा का भी जानते हैं। एवं एपिसलॉन जो है प्रमुख होते हैं। ठीक है। 20वां प्रश्न है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान अगर पूछे तो आप बताइएगा 6000 डिग्री सेल्सियस है, लगभग माना जाता है, ठीक है। और जान लीजिए सूर्य का पृष्ठीय तापमान मतलब सरफेस जो टेम्परेचर होता है उसका सतह वाला, है ना, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। जबकि इसके केंद्रक का तापमान बोले मतलब जो एकदम मुख्य केंद्र है इसका पॉइंट वाला, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका केंद्र वाला जो है ना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन। और इसका सरफेस की अगर बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी का उत्सर्जन होता है। मतलब इससे अत्यधिक मात्रा में तो सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला मतलब सरफेस ऑफ फायर भी कहा जाता है। किसे? सूर्य को। क्लियर हो गए? 21 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य की बाह्यतम मतलब आउटर जो कहते हैं परत को कहते हैं। तो सूर्य की बाह्यतम मतलब बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरीट, कोरोना, कोरोना कहते हैं। ठीक है। अब कोरोना कहते हैं तो सुनिए, सूर्य के धरातल पर पाए जाने वाली ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश मंडल मतलब फोटो सरफेस, याद रखना है। वर्णमंडल जिसे क्रोमो सरफेस बोलते हैं, और एक आपका कोरोना जो कि कोरोना के नाम से, जिसे किरीट के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो सूर्य के अगर बात करें ऊपरी मंडल को कितने भागों में बांटे हैं? तो 3 भागों में, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना मंडल, ऐसे याद रखेंगे। कोरोना में संवहनीय अगर बात करें, संवहनीय मेखला की सतह अर्थात जो संवहनीय मेखला की जो सतह होती है, सरफेस होती है, अर्थात सूर्य के धरातल का प्रकाश मंडल कहते हैं। तो जो संवहनीय मेखला होता है, सूर्य के बात करते हैं, उसकी सतह की बात कर रहे हैं, तो सूर्य के धरातल को क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल करेंगे, याद रखना है। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में होता है, मतलब प्रकाश मंडल के भी ऊपर एक आवरण होगा, उसे वर्णमंडल कहेंगे। ठीक है। वर्णमंडल का विस्तार पाया जाता है तो वर्णमंडल ही कहेंगे, जो कि सूर्य का वायुमंडल है। सूर्य का भी वायुमंडल होता है तो उसे हो गया ना वर्णमंडल, क्योंकि उसे क्रोमो सरफेस कहेंगे इंग्लिश में। अब बचा आपका कोरोना, कोरोना को ही किरीट कहते हैं। तो सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण ही कोरोना है, ये जान लीजिए। मतलब अगर धरातल की बात करें तो प्रकाश मंडल, अब प्रकाश मंडल के ऊपर की बात करेंगे आवरण के वर्णमंडल, और ये जो वर्णमंडल ही सूर्य का वायुमंडल भी कहलाता है, ये भी जान लीजिए। और कोरोना जो है सूर्य के वायुमंडल का बाहरी सबसे बाहरी आवरण है, समझ गए? तो ये हो गया, जो कि इस वर्णमंडल के ऊपरी जो है ऊपर पाया जाता है। तो वर्णमंडल के ऊपर प्रकाश मंडल के ऊपर वर्णमंडल, वर्णमंडल के ऊपर वर्णमंडल के ऊपर आपका कोरोना पाया जाता है। इसमें जो है विरल किंतु अत्यधिक गर्म गैसें होती है। विरल तो होता ही है, बहुत विरल होता है एकदम गहराई तक, और अत्यधिक गर्म गैसें भी होती है। संभवतः सितंबर 2023 में सूर्य के वर्णमंडल और कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा आदित्य L1 उपग्रह भेजा जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जो है सूर्य की ऊर्जा निहित है? बताइएगा। सूर्य की ऊर्जा निहित है तो ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब सूर्य,
तो नाभिकीय संलयन जैसे ही शब्द आए तो सूर्य को हम याद कर लेते हैं, ये हमारे माइंड में आ जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है ना कि तारों मतलब स्टार की बात हो रही है। स्टार में मतलब तारों में 1 से 1.5 करोड़ क्या होता है केल्विन तापमान पर 1 से लेके 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर क्या होता है दो हाइड्रोजन के नाभिकीय आपस में क्या होते हैं संलित होकर मतलब मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। समझ गए? एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं जब दो हाइड्रोजन नाभिकीय आपस में क्या करते हैं संलित होते हैं, मिलते हैं। यह प्रक्रिया जो है तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। यही प्रक्रिया जो होता है, जो ये काम हो रहा है, जो क्रिया किया जा रहा है, ये स्टार से मुक्त हो जाते हैं, मतलब तारों से मुक्त होकर ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का प्रमुख स्रोत बनते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, ये हम जान गए। लेकिन एक बात और जानना भूल गए आप कि इसके आंतरिक भाग में मतलब सूर्य के आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में क्या होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या होते हैं परमाणु संलित होते हैं। समझ गए? इसलिए नाभिकीय संलित होता है, नाभिकीय संलयन होता है ना? तो हाइड्रोजन के परमाणु संलित होते रहते हैं किसमें? इसके आंतरिक भाग में, सूर्य के आंतरिक भाग में, जो कि इसका ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का प्रमुख स्रोत मानते हैं इसी को। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मंगल को, मार्स को कहा जाता है लाल ग्रह। लाल ग्रह कहते हैं तो जल्दी खत्म कर देंगे। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है कि लौ ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की जो सतह है, सरफेस है, लाल दिखाई देती है, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। इसलिए इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी घूर्णन अगर गति बोले किसका? मंगल का, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान होता है, पृथ्वी के समान ही माना जाता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर, सी ऑफ ट्रंक्लिटी कहां पर है बताएंगे? तो ये हमारा चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रंक्लिटी। अब ये है क्या, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित धूल के मैदान या काले धब्बों को जो है शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में अगर जाइएगा, वहां पे स्थित जब रहिएगा, तो वहां पे जो है धूल का मैदान है, धूल के मैदान कहिए या काला धब्बा कहिए या शांति का सागर कहिए, जिसे इंग्लिश में सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। इसी के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को। तो धूल के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, काले धब्बे के नाम से जाना जाता है, लूनर मारे के नाम से भी जाना जाता है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, और शांति का सागर भी कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है। यह चंद्रमा का क्या है? पिछला भाग है। हाँ, सही बात है। जो शांति का सागर आप देख रहे हैं वो चंद्रमा का पिछला भाग है, जो अंधकारमय रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है वहाँ। प्रथम मानव युक्त जो है अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 जो है देख रहे हैं, प्रथम मानव युक्त था जिसमें मानव गए थे, और अमेरिकी चंद्रयान है ये अपोलो 11। चंद्रमा के इसी भाग में जो है सर्वप्रथम पहुंचे थे, उत्तरी गोलार्ध में ही सर्वप्रथम पहुंचे थे, जो कि शांति सागर जो क्षेत्र देख रहे हैं एकदम अंधेरा था, याद रखिएगा। और जिससे क्या हुआ, दो व्यक्ति का नाम आता है जो कि गए थे, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। तो नील आर्मस्ट्रांग तो थे ही, ये तो हम बड़ी बार नाम सुने हैं, लेकिन एक और नाम आता है जो कि गए थे, वो थे एडविन। कौन थे? एडविन एलिड्रन थे। कौन थे? एडविन एलिड्रन चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है कि पृथ्वी से चंद्रमा का पार्श्व भाग दिखाई देता है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके घूर्णन, ठीक है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि जो है एक ही है। दोनों का, घूर्णन का भी कहिए और परिक्रमा करता है उसका भी अवधि समान होता है। कैसे? तो अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है। यह पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव उसका पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। अब सदैव इसका पार्श्व भाग जो है दिखाई देता है, पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। तो इसका पार्श्व भाग ही दिखाई देता है, 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 तो इसका पार्श्
26 क्वेश्चन नंबर है कि किस ग्रह पर जल चक्र वाटर साइकिल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पृथ्वी पर ही। वाटर साइकिल तो जल चक्र आपको पृथ्वी पर ही अभी मिला है, रह रहे हैं तो पता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जल चक्र मतलब वाटर साइकिल पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकता, जल की जो है अधिकता जो है, अधिकता के कारण यह ग्रह जो है अंतरिक्ष से जो है नीला दिखाई देता है। कितना आता है? 71% जलीय भाग है हमारा, ठीक है? इसलिए नीला भी दिखाई देता है और जल के कारण दिखा देता है, क्योंकि जल की अथाह राशि प्रकाश के नीले रंग को परिवर्तित कर देता है। 27 क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य जो है चक्कर लगाते हैं? तो वो मंगल और बृहस्पति के मध्य ही लगाते हैं। नाम सुने होंगे क्षुद्र ग्रह का, है ना? तो मंगल और बृहस्पति मतलब मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के मध्य मतलब बीच में उपस्थित क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड बोलते हैं, छोटे-छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा क्षुद्र ग्रह भी करता है और ये छोटे-छोटे खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। फोरबेस्टा, फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मतलब आप बिना चश्मा का देख सकते हैं, मतलब बिना कोई भी यंत्र का आप देख सकते हैं उसे। कौन? फोरबेस्टा क्षुद्र ग्रह को, यही नंगी आंखों से बोला। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का औसत पृष्ठीय ताप जो है सर्वाधिक है? तो वो है शुक्र का। पृष्ठीय ताप इसका अगर बात करें तो भाई शुक्र का है, वेनस का है, क्यों है? चलिए जानते हैं। सामान्यतः सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का तापमान कम होता जाता है, परंतु शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र जो है उल्टा है, अपवाद है वेनस। बुध के बाद क्रम में अगर देखा जाए तो शुक्र के होने पर भी शुक्र पर अधिक संघन वातावरण होने के कारण शुक्र का औसत पृष्ठीय ताप जो है, सरफेस टेम्परेचर जो है सर्वाधिक है। मतलब सोचिए बुध से ज्यादा आपको शुक्र पे ज्यादा टेम्परेचर दिखेगा, इसलिए ये कहा जाता है, ये अपवाद है एक तरह से। इसके पश्चात क्रमशः बुध हो गए, पृथ्वी हो गए, यहाँ पे बुध भगवान लगा दिया, बुध होंगे, बुध होगा, ठीक है? पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, आपका शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया का स्थान आता है। 29 क्या है? 29 है कि बृहस्पति के वलय है। तो बृहस्पति के वलय मतलब, बृहस्पति के वलय है मतलब जुपिटर के रिंग, जुपिटर के रिंग है। तो जुपिटर के रिंग तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? सिलिकेटो से निर्मित है। बृहस्पति के वलय रिंग की बात करते हैं, सिलिकेटो, ठीक है? सिलिकेटो से निर्मित है। सिलिकेटा बोल दीजिए या सिलिकेटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी के वलय मतलब रिंग जो है सिलिकेटो से निर्मित है, ये हम जानते हैं। इन वलयों की अगर बात करें, वलयों की मतलब रिंग की बात करें तो जोवियन, क्या है? जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति मतलब जुपिटर का जो रिंग होता है सिलिकेटो से निर्मित होता है, हम जानते हैं। इन जो रिंग की बात करें जो जुपिटर के पास है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जोवियन वलय या जोवियन रिंग के नाम से जानते हैं। बृहस्पति के वलयों की बात करें, जुपिटर के रिंगों की बात करेंगे तो इसका खोज सर्वप्रथम 1977 में किया गया था। 1977 मतलब 1977 में किया गया था। और ये नासा जो है यूएस का है, तो यूएस द्वारा मतलब नासा द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष यान था जिसे हम वाइजर बोलते हैं, वाइजर 1 बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, वाइजर 1 स्पेस प्रोब बोलते हैं, ठीक है? याद रखना है, इसी के द्वारा किया गया था। तीसवां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा हम जानते हैं विस्फोटक तारा है, मतलब विस्फोटक स्टार है। अब सुपरनोवा है तो चलिए जानते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है आपका सौरमंडल और ब्रह्मांड का। देखिए किसी तारे के भयावह विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अचानक विस्फोट हो गया, सुपरनोवा विस्फोट हो गया, विस्फोट कहा भी जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे जो हैं लाल रंग के दिखाई देते हैं। जब विस्फोट होगा ना भयानक तो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है? जो रक्त दानव के नाम से भी जाना जाता है, मतलब रक्त दानव के नाम से। अब लाल हो जाएगा तो रक्त जैसा ही लाल तो होता है, दानव कहला जाएगा, तो रक्त दानव के नाम से भी जाना जाता है। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब हीलियम जो है कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग से जो है न्यूट्रॉन तारों, क्या होता है? न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। फिर न्यूट्रॉन तारों का निर्माण हो जाता है। जब विस्फोट हो जाएगा उसके बाद सब कुछ काम हो जाएगा खत्म। समझ गए?
तो हो जाता है। अब देखिए पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण इनका नाम पल्सर है। पल्सर मतलब पल्सर गाड़ी का नाम सुने? तीव्र गति से चलता है इसलिए पल्सर गाड़ी नाम पड़ गया, पल्सर है। चलिए क्लियर हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत छोटा-छोटा टॉपिक है। तो डेली अब क्या है कि सीरीज मैंने बनाया है कि एक दिन मेरा साइंस चलेगा, एक दिन साइंस का पूरा सीरीज डे जो रहेगा वो साइंस का डे रहेगा। एक दिन हमारा डे रहेगा जो कि जो बचा हुआ है स्ट्रैटेजी के वन लाइनर, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा हुआ, तो ये भी छोटा-छोटा पार्ट है, हम जल्दी-जल्दी खत्म कर देंगे। तो